दोस्तों नमस्कार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 2 दिनों का अधिवेशन समाप्त हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन गुजरात के अंदर अहमदाबाद में था और ये कांग्रेस पार्टी का 84वां अधिवेशन था। ये जो अधिवेशन हुआ इसका थीम पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं और जो इसका थीम रखा गया वो रखा गया था न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। 2 दिनों के इस अधिवेशन में बहुत तरीके की चीज़ें निकल कर के सामने आई, देखने को मिली, जो कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने कि हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद में एक सही दिशा दिया है और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का काम भी किया है। तो जब इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी का 2 दिनों का अधिवेशन गुजरात के अंदर अहमदाबाद में किया गया तो इसमें 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ कि देश के अंदर जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश की गई और उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को अवगत कराया गया बल्कि देश की जनता का ध्यान भी उस तरफ आकर्षित किया गया। और दूसरी चीज़ कि इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी का इस अधिवेशन का क्या उद्देश्य रहा होगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश में, जो इस देश के राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और जिसके तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर राहुल गांधी हो या और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन सभी ने इन चीज़ों को उठाया। उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिसको कि यहाँ रखना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे जो पहली चीज़ है वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर चिंता जाहिर की गई और जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को ही मैनिपुलेट कर दिया गया है उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ध्यान लगाने की कोशिश करी, लोगों को जहन में ये बात डालने की कोशिश करी। अब चुनावी प्रक्रिया के अंदर ईवीएम फ्रॉड भी हो सकता है और उन्होंने ये बात भी कही कि दुनिया के तमाम देशों में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो रहा है, फिर क्यों भारत की सरकार, मोदी की सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर फ्रॉड किया गया है, महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने है, हरियाणा का चुनाव आपके सामने है और यहाँ तक कि दिल्ली के चुनाव में भी वोटर लिस्ट के अंदर जालसाजी की गई। जिस तरीके से वोटरों का नाम बढ़ाया गया, हटाया गया उसमें से, वो सब चीज़ें संदेह के घेरे में है और ये सब चीज़ देश की जो चुनाव आयोग है उसके मदद से किया गया। तो पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से दूषित कर दिया गया है। और चुनाव जो कि लोकतंत्र का कहते हैं कि पर्व होता है, एक महापर्व होता है, उस पर्व को ही वर्तमान सरकार ने एक तरीके से हाईजैक कर लिया है और इसीलिए किसी भी चुनाव का नतीजा वो अपने अनुसार बदल सकती है। महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ था उसको आप भूल नहीं सकते हैं कि उस चुनाव के अंदर जो नतीजे आए थे वो इस देश को चौंका दिया था। बड़े से बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं उन तक को फेल कर दिया था और ये बात खुल करके सामने आ गई थी। महाराष्ट्र के लोगों ने प्रूव कर दिया था। वहाँ पर जो गांव है मरकड़वाड़ी, उसका उल्लेख तो सभी ने देखा, सुना, उसकी चर्चा है ना। तो बीजेपी का जो एक पूरा प्रक्रिया था, चुनावी प्रक्रिया, उसको किस तरीके से हाईजैक करके और चुनाव जीतना है, ये एक तरीके से खुल चुका है। लेकिन चूँकि संस्थाएं भी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं तो इसीलिए इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस बात का आश्वासन भी देती है कि हम इन सब चीज़ों को यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मोदी सरकार की छवि है, नरेंद्र मोदी की स्पेशली जो छवि है कि ये अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या और जो कॉरपोरेट जगत है, सिर्फ उन्हीं के लाभ के लिए, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
काम करते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान डालने की कोशिश की गई। संविधान को लेकर के जिस तरीके से खतरे मंडरा रहे हैं, लगातार हर दिन संवैधानिक मूल्यों का या संवैधानिक जो प्रावधान है उसका किस तरीके से उल्लंघन किया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके माध्यम से लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है, इसके ऊपर भी इस सेशन के अंदर ध्यान लगाने की कोशिश की गई, ध्यान इस पर आकर्षित करने की कोशिश की गई। सरकारी संपत्तियों को किस तरीके से बेचा जा रहा है औने पौने दाम में, निजीकरण जिसको आप कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर भी यहाँ पर बातें की गई। और निजीकरण के माध्यम से, जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो निजीकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आरक्षण का व्यवस्था है उसके ऊपर भी चोट करने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की जाती है। तो सीधे तौर पर आरक्षण को ख़त्म नहीं करके बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से आरक्षण के ऊपर चोट मारने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और आरक्षण जिन वर्गों को प्राप्त है उनको एक तरीके से हाशिए पर फिर से डालने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की जा रही है। जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, और राहुल गांधी ने फिर आज इस चीज़ के लिए श्योर किया कि मैं कास्ट सेंसस इस देश में करा करके रहूँगा। और तेलंगाना का उन्होंने उदाहरण भी पेश किया कि किस तरीके से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति जनगणना करवाई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, और ये सबको पता है कि जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी है, वो इस देश के लोगों के ध्यान को गुमराह करने का काम करती है। जो जनता से संबंधित जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करती है, और रात दिन हमेशा 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा रात दिन किया जाता है। और ऐसे में जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, संसद के अंदर चर्चा होना चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाता है और पूरे देश के ध्यान को भटका दिया जाता है। ध्यान को भटकाने के लिए एक से एक नए नए नुस्खे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सके। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं समकालीन भारत के अंदर आज के डेट में, जो उन सभी चीज़ों के ऊपर इस 2 दिवसीय सेशन के अंदर चर्चा की गई और उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की गई। अब अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो इस सेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि वो लागू करनी चाहती हैं अपनी पार्टी पे, क्योंकि अगर आप जब तक से सत्ता में नहीं आते हैं, जब तक से आप अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक से आपकी जो सोच है इस देश के लिए वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप सत्ता में, और सत्ता में आने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए, उसको एक मजबूत आधार प्रदान किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ ये जब सेशन हुआ तो इस सेशन में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि निकल करके सामने आती है। सबसे जो पहली चीज़ है कि पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूत बनाना है, और इस बात को बहुत पहले ही राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने बोल दिया है कि ये जो 2025 का वर्ष होगा ये पार्टी के लिए संगठन का वर्ष होगा, यानी कि संगठन के स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। और पार्टी का जो संगठन है वो देश के हर एक ज़िले में, हर एक राज्य के अंदर, हर एक गांव में मजबूत होना चाहिए। बूथ लेवल तक हमारा पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ही एकलौती ऐसी पार्टी है पूरे देश में बीजेपी के बाद, और जिसकी पहुंच, जिसकी अप्रोच पूरे देश भर में है, और हर एक गांव में आपको कांग्रेस पार्टी के समर्थक मिल जाएंगे। पुराने जनरेशन के लोग भी, दादा परदादा के ज़माने के लोग भी, और आज के जो युवा हैं वो भी मिल जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस इसको सही दिशा प्रदान करने की ज़रूरत है, इसमें सही तरीके से ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है, और सही तरीके से सही लोगों को काम सौंपने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी का संगठन अपने आप जो है वो खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि भविष्य को लेकर के क्या रणनीति अपनानी है ना। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप सत्ता में जब आएंगे ही नहीं तो वो सब चीज़ धारा का धारा रह जाएगा। तो भविष्य में किस तरीके से हम चुनाव लड़ें, किस तरीके से हम लोगों का विश्वास
हासिल करें और हम जो कहना चाहते हैं, हम जो डिलीवर करना चाहते हैं, वो जनता तक उस रूप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन तमाम भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करना और उसकी तैयारी करना भी इस सेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और वर्तमान में अभी जो मौजूदा समय में जो राजनीतिक बाधाएं हैं उसको कैसे पूरा करना है ना। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बताना चाहूँ तो पैसे की कमी है ना, फंड की कमी कांग्रेस पार्टी के पास है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके के और भी तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ, अक्सर ये बात कही जाती है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बीजेपी के साथ साथ पूरे एक सिस्टम से है। क्योंकि पूरा जो सिस्टम है देश का, वो एक पार्टी के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, तमाम तरीके के जो प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, उस किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, उनको भी कैसे हैंडल करना है। तो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ये जो लड़ाई है वो कई लेवल की लड़ाई है ना। और उन सब मीडिया से लड़ना है आपको, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया जो है वो बिक चुकी है, वो एक प्रोपेगेंडा का अड्डा बन चुके हैं, सरकार की दलाली करने का अड्डा बन चुके हैं, है ना। तो तमाम तरीके के कई स्तर हैं, कई लेवल है जिस पर कि कांग्रेस पार्टी को ये लड़ाई लड़ना है। और इसीलिए इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए तमाम, मतलब एक तरीके से पूरी जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिकूल है ना। तो पूरी इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे खुद को उस लायक बनाना है कि हम उस पूरे सिस्टम से लड़ सकें और जीत सकें, इन सब चीज़ों को लेकर के इस सेशन के अंदर विचार विमर्श, चिंतन मनन और मंथन किया गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि 2027 में गुजरात के अंदर चुनाव होना है, और गुजरात के अंदर पिछले तकरीबन 3 दशक से वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी वो सत्ता से बाहर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत आधार है, बेस है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 2027 के गुजरात चुनाव को ध्यान में रख करके जो संगठन के स्तर पर बदलाव की बातें हैं, या जो संगठन के स्तर पर तैयारी करने की बातें हैं, उसकी शुरुआत वो गुजरात से भी करना चाहते हैं। और गुजरात कांग्रेस जो यूनिट है उसके अंदर भी एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, तभी जा कर के कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और राहुल गांधी अक्सर वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये चीज़ बोलते हैं कि हम गुजरात में चुनाव जीत सकते हैं, नरेंद्र मोदी के गढ़ में नरेंद्र मोदी को हम हरा सकते हैं। और याद कीजिए कि लास्ट टाइम जब राहुल गांधी गुजरात गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक बात कही थी कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन वो बीजेपी के लिए, संघ के लिए, आरएसएस के लिए काम करते हैं। वो संघ के, बीजेपी के एक तरीके के स्लीपर सेल है जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, और उन सभी लोगों को चिन्हित करके, पहचान करके और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है। ये जो सेशन हुआ दो दिनों का 8 और 9 तारीख को, इसमें कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोगों ने इस मुद्दे को खुल करके बोला। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बोला कि हमें ऐसे गद्दारों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के मेहनत को, हमारे राहुल गांधी के मेहनत को, खड़गे जी के मेहनत को, सोचिए कि खड़गे जी इतने बुजुर्ग हैं, बावजूद इसके वो लगातार एक्टिव हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया वाले जो हैं ये नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि मोदी जी आपको इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। इन गोदी मीडिया वालों को सीखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे से कि देखो तुम लोग, और सवाल पूछो मल्लिकार्जुन खड़गे से, मोदी जी से लगभग 10 साल बड़े हैं, बावजूद इसके वो किस तरीके से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो राहुल गांधी और खड़गे जी के मेहनत को कौन लोग बर्बाद कर रहे हैं, कौन लोग उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान करके और उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, तभी जाकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी। तो इस तरीके से कई मायनों में कांग्रेस पार्टी का ये जो सेशन रहा 2 दिन का, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। अब देखना है कि इसका सकारात्मक परिणाम कितना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता है कि नहीं आता है, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो ज़रूर
इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।